तो ये तो थी डाउन सिंड्रोम आहिदा सरमई की कहानी, जिन्होंने अपनी नेचुरल काबिलियत के बूते दुनिया को अपने स्किल से हैरान कर दिया। लेकिन अब एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी आपको हम दिखाएंगे जिन्होंने कम सुविधाओं में भी अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत शानदार मुकाम हासिल किया। वैसे तो जहां ऐसी अनोखी काबिलियत इन दिनों कई खिलाड़ी पेश कर रहे हैं, वहीं पर छत्तीसगढ़ में चल रहे खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स के जरिए खिलाड़ियों के संघर्ष और हर बाधा को पार करके कामयाबी की बुलंदियां हासिल करने की भी कहानियां सामने आ रही हैं। बिल्कुल, और इन खिलाड़ियों में बेहद खास है मिजोरम के युवा आईजैक मालसाव, जो अपने माता पिता का साया अपने सर से उठने और चोटिल होने के बावजूद वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल हासिल करने में सफल रहे, जबकि एक किसान की बेटी दीपा ने भी सिल्वर मेडल जीतकर दिखा दिया कि कड़ी मेहनत से कोई मुकाम हासिल करना मुश्किल बात नहीं है। मैं था गांव में एक इंडोर स्टेडियम था, वहाँ पर एक कोच रहे थे। कोच ने आकर बोले कि वेट लिफ्टिंग करना है, कि मैंने बोला कि मुझे वेट लिफ्टिंग के मतलब कुछ नहीं पता है। मैम ने बोले कि तुम आ जाओ, मैं बता दूंगा। तो मैं गया, जाने के बाद वो सब बताए, ये स्नैच है, ये क्लीन एंड जर्क है, बताए। फिर मैं 4 से 5 महीने के बाद सब सीख गया। उसके बाद मैं हर दिन मेहनत करता रहा। दीपा ने 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। इन्हें आगे ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने और ऊंचे मुकाम हासिल करने की तमन्ना भी है। इसके लिए केवल कड़ी मेहनत ही कामयाबी का इनका मंत्र है। हर दिन हार्ड वर्क करके रहो, जरूर सक्सेस मिलेगा। मीगर एक सैलरी पर काम करते हैं, मीगर एक माफ कीजिएगा अर्निंग पर काम करते हैं। 3 से 4 हजार रुपए मासिक वो कमाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज उनका ये सफर उन्हें यहाँ तक ले आया। और यही सफर, यही संघर्ष, उनकी इच्छा और उनका सपना ये है कि यही संघर्ष उन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक्स तक भी लेकर जाएगा, जहाँ पे वो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ ऐसी ही कहानी मिजोरम के इस खिलाड़ी की है, जिसने वेट लिफ्टिंग के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। Starting from 2018, he's little bit age, like around 13 age. We are starting from like bamboo stick and all, because technique we have to learn first. Weightlifting journey is very difficult. We cannot easy only earn in national medal is very hard. After 5 years and all, he is achieving like from, so just now 2018 is starting. After 2024 only, he's getting medal. So it's very tough journey for weightlifting also. खेलो इंडिया ट्राइबल इवेंट में इसी मंच पर झारखंड के युवा वेटलिफ्टर बाबूलाल हेम्ब्रम ने भी सबका ध्यान खींचा। उन्होंने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर अपनी शानदार मौजूदगी दर्ज कराई। खेलो इंडिया आ चुका है अपने ट्राइबल एडिशन के साथ, और इस बार छत्तीसगढ़ उसकी मेजबानी कर रहा है। मैं आपको बता दूं, ये अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि देश में पहली बार खेलो इंडिया ट्राइबल एडिशन के साथ आया है और इसकी मेजबानी छत्तीसगढ़ जैसा स्टेट कर रहा है, जहां 32% ट्राइबल पॉपुलेशन है, और इससे अच्छा स्टेट कोई दूसरा हो नहीं सकता इसकी मेजबानी करने के लिए। खेलो इंडिया ट्राइबल इवेंट के जरिए छत्तीसगढ़ के एथलीट्स को अपने टैलेंट के प्रदर्शन का मंच तो मिला ही है, इसमें 30 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3000 से ज्यादा एथलीट भी हिस्सा ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता 3 अप्रैल तक चलेगी और उम्मीद है कि इसके जरिए खेलों के नए सितारे उभर कर सामने आएंगे, जो दुनिया भर में देश का नाम रोशन करेंगे। रायपुर से सुमी राजपन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब एक ऐसी खबर जो आपको हैरान कर देगी। खबर ही कुछ ऐसी है जिसमें एक महिला के अकाउंट में लगभग 10 करोड़ रुपए आए तो खुद महिला चौंक गई। और ये वाकया यूपी के मैनपुरी का है, जहां के सुल्तानगंज में बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में एक महिला के बैंक खाते में अचानक करोड़ों रुपए आ गए। बताया जा रहा है कि देवगंज गांव की इस महिला का बेटा जब एटीएम से बैलेंस चेक कर रहा था तो इतनी बड़ी रकम देखकर वो हैरान रह गया। वहीं महिला का कहना है कि उसे किसी का पैसा नहीं चाहिए और जो भी रकम उसके खाते में आई है वो उसे वापस कर देगी। फिलहाल तो इस पूरे मामले पर बैंक ऑफ इंडिया की सुल्तानगंज शाखा के मैनेजर ने इसे महज एक टेक्निकल एरर बताया। बावजूद इसके लोग इस तरह के मामलों को लेकर बैंकिंग व्यवस्था में गड़बड़ी करार दे रहे हैं। कौन सी बैंक में खाता है? बैंक ऑफ इंडिया से सुल्तानगंज। कितने रुपए आए यहाँ पे खाते में? 10 करोड़ 9 करोड़ 99 लाख 10 करोड़ रुपए आए हैं। आपको कैसे सूचना मिली? 10 करोड़ आए। हम अपने खाते में रुपया निकालने गए थे तो वहाँ पे कैश नहीं था,
अच्छा। हाँ, कैश नहीं था तो हमें परेशानी लगी तो एटीएम चालू करवाने गए हैं, तब वो मेरे को मिला उसमें कितना पैसा है, तब पता करें। एटीएम से बैलेंस चेक किया था? हाँ, एटीएम से बैलेंस चेक किया है। किसने चेक किया था? हमारे बेटे ने किया है। अच्छा। तो कैसे रुपया आया कुछ पता है आपको? हमें कुछ भी नहीं पता है कैसे आया कैसे नहीं। अब चलिए कुछ कल्चर और हेरिटेज की बात कर लेते हैं जो कम से कम हमारे देश में बेहद समृद्ध और हरा भरा है। ऐसे में गुजरात की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का संगम एक बार फिर से माधवपुर के मेले में देखने को मिल रहा है। दरअसल जूनागढ़ में माधवपुर मेला चल रहा है, जिसे श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। 27 मार्च से शुरू हुए इस उत्सव का समापन 31 मार्च को होगा। गुजरात के पोरबंदर जिले के तटीय गांव माधवपुर में आस्था, संस्कृति और परंपरा का संगम उमड़ रहा है। हर कदम उल्लास और उमंग का माहौल है। पारंपरिक गीतों के बीच अलग अलग कलाकारों की शानदार प्रस्तुति लोगों को खूब भा रही है। भक्ति का उल्लास और परंपराओं की चमक समेटे ये माहौल किसी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से कम नहीं है। जहाँ भी यात्रा स्थल है, हर जगह पे बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। तो ये आज का जो माधवपुर बीच का ये जो महोत्सव है, माधवपुर का मेला बोलते हैं, तो यहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं। तो आज बहुत अच्छा लगा और मैं भगवान कृष्ण को बहुत मानती हूँ। और आज का ये ऐसा महोत्सव है कि जहाँ पूरी रात हमें कृष्ण के ही भजन गाने हैं। तो आज का आयोजन बहुत अच्छा है। गुजरात में तो गुजराती होगा। माधव मारा मोहन जी, काला काला कान जी। माधव मारा मोहन जी, काला काला कान जी। कितारा ऊंचा मंदिरिये धजाई पर के शामड़िया मार शेठ जी। मने वाली लगी तारी द्वारिका, राधा ना कर शान जी। माधव मारा मोहन जी, काला काला कान जी। ये मेला भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह के प्रतीक के रूप में हर साल मनाया जाता है। इस उत्सव में शामिल होने के लिए मीर समुदाय हर साल इसी भव्यता के साथ यहाँ पहुँचता है। रविवार को मेले के तीसरे दिन माधवपुर की फिजाओं में मंत्रों की गूंज के बीच भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी का विवाह भी संपन्न हुआ। चौरी मंडप में विधि विधान और वैदिक परंपराओं के साथ विवाह की तमाम रस्मों को अदा किया गया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह हुआ। सदियों से ये विवाह के दिन यहाँ मेला लगता है और हजारों की तादाद में लोग यहाँ आके अपनी संस्कृति को उजागर करते हुए भगवान कृष्ण के अपनी जो संस्कृति है उसको समर्पित करते थे। ये विवाह केवल रस्म नहीं, भक्तों के जज्बात हैं। जब भगवान मंडप में विराजते हैं तो आसमान से फूलों की वर्षा होती है। तमाम भक्त श्रद्धा भाव में डूबकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। मान्यताओं के अनुसार ये वही पवित्र स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी संग विवाह रचाया था। इसी दिव्य मिलन की स्मृति में यहाँ हर साल ये भव्य मेला आयोजित होता है। 5200 वर्ष पूर्व की यह बात है। अभी भी रामनवमी का उसका प्रथम बरड़ागी फूले का निकलता है ब्रह्मकुंड तक। दशम और 11 3 दिन का फूले का होता है। और 12 के दिन सर्वप्रथम यहाँ बाजू में कड़स गांव है, वहाँ से जो झाड़जा तक का क्षत्रिय मेर है, वो मामेरात की रस्म निभाने के लिए अभी कोई वाद्य गाते आते हैं। लोक आस्था के इस उत्सव में लोक संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का खास आयोजन भी देखने को मिल रहा है, जहां गुजरात के कलाकारों के साथ उत्तर पूर्व के 8 राज्यों के करीब 600 कलाकारों ने अपनी कला और हुनर का ऐसा प्रदर्शन किया कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। माधवपुर का ये मेला न केवल श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि गुजरात की लोक संस्कृति का ऐसा दर्पण है जहां इतिहास और आधुनिकता का संगम होता है।
27 मार्च से शुरू हुआ ये उत्सव 31 मार्च तक ऐसे ही आस्था, संस्कृति और परंपरा के रंग बिखेरता रहेगा। भार्गवी जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जूनागढ़, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मार्च का महीना बीतने में अब बस सिर्फ एक दिन ही बाकी है, लेकिन आपको हम बता दें कि अप्रैल बस आ ही गया है, लेकिन मौसम अपनी मनमर्जियां लगातार दिखा रहा है। हम भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। मौसम में रह रहकर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, जिस वजह से ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी तो निचले स्थानों पर यानी कि मैदानों में बारिश हो रही है। इसके असर से मैदानी इलाकों में बढ़ रही गर्मी का असर कम महसूस हो रहा है। यहाँ आंधी और बारिश के चलते मौसम खुशगवार हो गया है, यानी कि कह सकते हैं कि मार्च का महीना जनवरी और फरवरी वाला फील दे रहा है। बिल्कुल, फिलहाल तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ों से लेकर मैदानों तक का मौसम बदला है। खासतौर से अगर उत्तर भारत की बात करें तो फिलहाल गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है, यानी कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में ऊंचे स्थानों पर बर्फ का नजारा है। तो दिल्ली एनसीआर की बात करें तो तमाम मैदानी इलाकों में आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिससे मौसम खुशनुमा बना हुआ है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, इसीलिए हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बारिश हो रही है। मैदानी इलाकों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल चुका है। जिस तरीके से मौसम विभाग का अनुमान था कि आज जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है उसका असर दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिल सकता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले घने बादल छाए हुए थे और उसके बाद आंधी आई, और उसके बाद आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली एनसीआर की जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही है। तेज बारिश जो है इस वक्त शुरू हो चुकी है, और ये पहले से अनुमान जताया जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जो है एक पश्चिमी विक्षोभ इस वक्त सक्रिय है, जिसका असर पहाड़ी राज्यों में जो है वो देखने को मिल रहा था, लेकिन उसका कहीं ना कहीं असर मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिलना था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवाएं चल रही है। तेज बारिश जो है अलग अलग इलाकों में इस वक्त दर्ज की जा रही है, और ये जो मौसम है इसी तरीके से सुहाना रहने वाला है ये पूरे हफ्ते, क्योंकि मौसम विभाग का ये अनुमान था कि आज इसी तरीके का मौसम रहेगा और कल तक जो है इसी तरीके से बारिश होती रहेगी, तेज हवाएं चलेगी, जिसकी वजह से जो तापमान है उसमें भी गिरावट जो है वो दर्ज होगी। लेकिन इसके बाद तापमान 1 से 2 डिग्री बढ़ सकते हैं, क्योंकि 3 अप्रैल के आसपास जो है एक पश्चिमी विक्षोभ फिर दस्तक देगा, जिसकी वजह से पूरे उत्तर भारत में इसी तरीके की वर्षा जो है वो देखने को मिलेगी। तो मौसम वाकई में बेहद खास हो चुका है। थोड़ी देर पहले जो बारिश शुरू हुई है उसकी वजह से जो तापमान है उसमें भी थोड़ी सी कमी जो है वो महसूस की जा रही है। और इसी तरीके से दिल्ली की बात की जाए या फिर राजस्थान की बात की जाए, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, हर राज्य में इसी तरीके की जो बारिश है, जो हवाएं है वो दर्ज की जा रही है। और साथ ही साथ पहाड़ी राज्यों की बात की जाए तो वहां पर बर्फबारी और बारिश के आसार लगातार बने हुए हैं। कैमरा पर्सन सचिन चंदोक के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। तो पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। अभी एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने दस्तक दी है, लिहाजा हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बारिश हो रही है। आपको बता दें, साथ ही मैदानी इलाकों में बारिश भी हुई है, कहीं कहीं तो आंधी भी देखने को मिली है, जिससे कि पिछले दिनों बढ़ता तापमान कम हुआ है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की हैं। पहाड़ बर्फ से भरे पड़े हैं और यहाँ सैलानी मस्ती के मूड में है। हर और मोटी बर्फीली चादर बिछी है। पहाड़ों और मैदानों में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने दस्तक दी है। ऐसे में मौसम सुहावना हो गया है। इधर बांदीपोरा से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। मकान बर्फ से भर गए हैं, दूर दूर तक सफेदी छाई हुई है। सड़क से बर्फ को हटाने का काम जारी है। इस बीच डोडा में भी बारिश का सिलसिला देखने को मिला। इससे यहाँ का भी मौसम बदल गया है। पहाड़ों में इस बदले मौसम की वजह से श्रीनगर में भी सैलानियों की संख्या बढ़ गई है। डल झील पर पर्यटकों की काफी रौनक दिखाई दे रही है। डल लेक का भी अभी भी माहौल भी, वेदर भी अच्छा है थोड़ा सा, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है अभी। तो कहाँ कहाँ घूमने गए आप? हम लोग गुलमर्ग गए, सोनमर्ग गए, ठीक है, और फिर इधर से हाउस बोट, डल लेक में हाउस बोट में भी गए अभी। वहाँ जाके फिर वापस आ गए, पर बहुत अच्छा लगा। गुलमर्ग में भी जैसे ऊपर स्नोफॉल मिल गया, वो भी बहुत बढ़िया रहा। और जैसे सोनमर्ग में जैसे थाजीवास ग्लेशियर है, वो भी बहुत बढ़िया था। वहाँ पे पूरा एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे टी और
पूरा हाउस बोट में बहुत ज़्यादा एंजॉय करने के लिए। डल लेक पे आगे एक टी बहुत मिल जाती है, बहुत मज़ा आ जाता है। उधर हिमाचल प्रदेश से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। यहाँ पर्यटन नगरी मनाली, शिमला, मंडी और लाहौल घाटी में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। अटल टनल, रोहतांग के साउथ पोर्टल सहित लाहौल के कई ऊपरी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली। लाहौल के कोकसर, जिस्पा, दारचा, शिंकुला सहित रोहतांग टॉप के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी से श्वेत श्रृंगार हो गया। अटल टनल के पास भी काफी बर्फबारी हुई है। जाहिर है मौसम का मार्च के आखिर में भी देखने को मिल रहा है। राहत की बात यह है कि इसने तपती गर्मी पर थोड़ा ब्रेक लगाने का काम जरूर किया है। मनाली से मनविंदर अरोड़ा और गुलमर्ग से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मौसम की इस ऊट पटांग मूड की वजह दरअसल क्या है, हमने ये जानने की कोशिश की मौसम वैज्ञानिक से। उनसे पूछा कि क्या इस तरह के मौसम के लिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही वजह है या कुछ और भी है, और ये मौसम ऐसा कब तक रहने वाला है, सुनिए आप भी। मौसम के लिहाज से मार्च के महीने में कई तरह के बदलाव जो है वो देखे गए और अप्रैल में भी इसी तरीके का अनुमान है कि लगातार बदलाव देखने को मिलेंगे। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर नरेश इस वक्त हमारे साथ है। सर, अप्रैल की बात करें तो शुरुआत होने में सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं, लेकिन आज से ही वेदर एक्टिविटीज़ जो है देखी जा रही है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अगर आप जो सैटेलाइट पिक्चर्स देखेंगे तो एक आपको एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एसोसिएशन में क्लाउड्स दिखाई दे रहा है। अभी एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो अभी पाकिस्तान और ज्वाइनिंग एरिया में है, तो उसका प्रभाव पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आज रहेगा। तो अगर आप ज़्यादा एक्सप्लेन में देखना चाहते हैं तो आप ये पिक्चर्स की तरफ देखिए कि आज हमारा ऑलमोस्ट मैक्सिमम नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया में इधर येलो अलर्ट है, जहाँ ऑरेंज अलर्ट है। तो जहाँ देखेंगे तो जहाँ पे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड को लेके पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, ईस्ट राजस्थान, वेस्ट मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, सारी जगह ऑरेंज अलर्ट है जहाँ हम हिल स्टॉर्म एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके साथ स्कोली वेदर रहने का भी अनुमान है। एक तो ये जो नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया का वेदर है वो तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के इन्फ्लुएंस में रहेगा। इसके अलावा जहाँ पे ट्रफ आर्बिन डिसकंटिन्यूटी है जिसके कारण जो वेदर रहेगा, तो ये आज और कल रहने का अनुमान है। इसके साथ ही एनसीआर दिल्ली में भी आज भी लाइट रेनफॉल साथ में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहने का अनुमान है, जिसके लिए हमारा येलो अलर्ट है। उसके बाद क्या है कि ये वेदर आज कल भी रहेगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कुछ हिस्सों में, उसके बाद फिर कमी आ जाएगी। इसके साथ ही क्या है कि जो प्रिवेलिंग टेम्परेचर्स हैं वो सिग्निफिकेंटली गिर जाएंगे। जनरली क्या होता है कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के बाद टेम्परेचर्स में दिन के टेम्परेचर काफ़ी गिर जाते हैं, वही होने का अनुमान है। उसके बाद फिर स्लोली आने वाले 3 दिन टेम्परेचर्स बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। 3 से 5 डिग्री नॉर्थ वेस्ट इंडिया में टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। 3 तारीख के आसपास एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बताइए। हाँ जी, तो टेम्परेचर बढ़ जाएंगे और फिर एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। उसके प्रभाव से 3, 4, 5 को फिर स्पेसिफिकली 3, 4 को पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक्टिविटी रहेगा। तो फिर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रेनफॉल रहने के कारण जो है टेम्परेचर में गिरावट आने का अनुमान। लेकिन ये किस तरीके का चेंज है, क्योंकि मार्च और अप्रैल के महीने में कभी भी इस तरीके के लोग एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते वेदर को लेकर कि इस तरीके की थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो, स्नोफॉल हो, वो देखने को मिलेगी। लेकिन लगातार पूरा मार्च ऐसे ही रहा और अप्रैल की शुरुआत भी इसी तरीके से होने जा रही है। देखिए, ये हर साल थोड़ा बहुत वेदर में वेरिएबिलिटी होता है। जैसे लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर भी ऑलमोस्ट ऐसा ही था। कंटिन्यूस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से रेनफॉल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रही और अभी भी यही चल रहा है, आगे देखते हैं। लेकिन अगर आप पूरा वीक की बात करें तो आने वाले जो 7 दिन है तो पूरा का पूरा रेनफॉल एक्टिविटी, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगा। इसके साथ ही अगर आप बात करें पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी कंटिन्यूस पूरा वीक कहीं ना कहीं लाइट मॉडरेट रेनफॉल, इवन हैवी रेनफॉल रहने का अनुमान है और उसके साथ वहाँ भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी। मध्य प्रदेश में कूनू नेशनल पार्क है जो प्रोजेक्ट चीता के लिए पहले कुछ समय से काफी फेमस रहा है। चीता प्रोजेक्ट के तहत अफ्रीका से चीते लाकर भारत में लाए जा रहे हैं। तब से लगातार कूनू से खुशखबरी आ रही है। इस बीच मुखी चीता ने 3 साल पूरे कर लिए हैं। वो इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में जन्मी पहली चीता है।
असल में भारत से 1952 में चीते गायब हो चुके थे। 2022 में नामीबिया से 8 चीतों को कूनो में लाया गया, वहीं रिलीज किया गया और इसी के तहत प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई थी, जो आज देश का एक सफल मिशन बन चुका है। ये मुखी है, कूनो की सबसे जिद्दी मगर चुलबुली चीता। 3 साल पहले जो अनाथ होकर मौत से लड़ रही थी, आज वही मुखी कूनो का गौरव है। मुखी भारत में प्रोजेक्ट चीता के तहत जन्मी पहली मादा चीता है। एक छोटे से शावक से लेकर आत्मविश्वासी मां बनने तक का इसका सफर बेहद दिलचस्प रहा है। मुखी आज 5 प्यारे प्यारे शावकों की मां है। 29 मार्च 2023 को जब मुखी पैदा हुई थी तो पूरा कूनो नेशनल पार्क तालियों से गूंज उठा था। नामीबिया से लाई गई चीता ज्वाला ने मुखी को जन्म दिया था। गर्मी और कमजोरी की वजह से मुखी के 3 भाई बहनों ने दम तोड़ दिया। कूनो के वनकर्मियों ने मुखी की देखभाल की। वक्त के साथ धीरे धीरे छोटी सी मुखी दौड़ने लगी, फिर उसने शिकार करना भी सीखा। 2025 में मुखी ने 5 स्वस्थ शावकों को जन्म देकर इतिहास रचा था। यही वजह है कि मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क चीता परियोजना की सफलता का प्रतीक बन चुका है। ये कामयाबी भारत में चीतों के सफल पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण संकेत है। इसी साल मार्च में ज्वाला ने तीसरी बार 5 शावकों को जन्म दिया। इससे पहले 18 फरवरी 2026 को साउथ अफ्रीका से लाई गई चीता गामिनी ने 3 शावकों को जन्म दिया था। 7 फरवरी 2026 को ही नामीबिया से आई चीता आशा ने 5 शावकों को जन्म दिया। वहीं नवंबर 2025 में भारत में जन्मी पहली मादा चीता मुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया। इन्हीं सब वजहों से प्रोजेक्ट चीता सफलता की नई मिसाल बनता जा रहा है। तब से कूनो से लगातार खुशखबरियां आती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आखिर में एक ऐसी लूट की खबर आपको हम बताते हैं जो आपको जरूर हैरान कर देगी। जहां कैश, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात चोरी की खबरें आप सुनते होंगे, वहीं यूरोप में चॉकलेट की एक बड़ी लूट हुई है। दरअसल यहां पर नेस्ले कंपनी की 12 टन यानी कि लगभग 4,13,793 किटकैट चॉकलेट से लदा ट्रक सेंट्रल इटली की फैक्ट्री से पोलैंड के लिए निकला। बताया जा रहा है कि चॉकलेट की इस खेप में कंपनी की नई फॉर्मूला 1 रेंज की चॉकलेट भी थी, लेकिन चॉकलेट की इस बेशकीमती खेप से भरा ट्रक बीच रास्ते से ही एकाएक गायब हो गया। अब जब चॉकलेट चोरी की खबर सामने आई तो ये आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई। सोशल मीडिया यूजर्स तो चॉकलेट चोरी के इस वाक्य को लेकर खूब मजे ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोई लिख रहा है कि किटकैट अब नई करेंसी है, कोई गिलहरी को किटकैट खाते हुए दिखाता नजर आ रहा है और किसी ने किटकैट को बताया कि हमारे पास मेन एक्यूज्ड है। वहीं एक यूज़र लिखते हैं कि अब तेल की कमी नहीं बल्कि किटकैट की शॉर्टेज है। तो किसी यूज़र ने एक्स पर लिखा कि कोई है जो इटली और पोलैंड के बीच में है। एक सोशल मीडिया यूजर ने तो कमेंट किया कि ऐसा तब होता है जब आपके ट्रांजिट वाले लोग ब्रेक लेते हैं। एक दूसरे एक्स यूजर ने लिखा कि हमने हर तरह की चोरियां देखी, लेकिन ये वाली तो सच में इंटरनेट पर छा गई है। हालांकि यहाँ इस चॉकलेट चोरी की वारदात को लेकर ये भी कहा जा रहा है क्योंकि ये चोरी ईस्टर से ठीक कुछ दिन पहले ही हुई। ये वो समय है जब बहुत से लोग चॉकलेट हंट एंजॉय करते हैं। ये एक ऐसी परंपरा है जिसमें चॉकलेट को छिपा दिया जाता है, फिर उसे ढूंढा जाता है। फिलहाल तो किटकैट और उसके पेरेंट कंपनी नेस्ले ने मामले की जांच के लिए कस्टमर सिक्योरिटी और प्रॉपर सप्लाई को लेकर लोगों को भरोसा दिलाया है। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल। कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर।